हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के सेकंड लेक्चर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये बात करी थी कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के टाइप्स कितने होते हैं, ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है, कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। हमने लास्ट क्लास में इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम जो है सेकंड लेक्चर के अंदर, ट्रांजिस्टर के सेकंड लेक्चर में, नॉट सेमीकंडक्टर के सेकंड लेक्चर में, ट्रांजिस्टर के सेकंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, कि जो ट्रांजिस्टर है उसको किस किस कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जाता है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज, यू कैन सी, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। जो बेटा पहला कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में वो होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी आप क्या करेंगे, इमीटर को कॉमन रखते हुए जो ट्रांजिस्टर का पूरा सेटअप बनाने वाले हैं, जो पूरी वर्किंग बनाने वाले हैं, जो पूरा उसका एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, उसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर सकते हैं? तो पहला कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर सकते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हम रख सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी एक बार इमीटर को कॉमन कर सकते हैं चाहे तो, दूसरा हम कॉमन बेस कर सकते हैं, और तीसरा हम कर सकते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हम रख पाएंगे, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। अब हमारे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है या नीट और जेईई के सिलेबस में जो है बेटा, वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हम तीनों की वर्किंग समझेंगे, बट सबसे पहले जो हम समझेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको रखेंगे, दैट इज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हम ट्रांजिस्टर को ड्रॉ करते हैं, उसके तीन टर्मिनल्स को ड्रॉ करते हैं, उसका कनेक्टिविटी देखते हैं कि बैटरी के साथ कैसे कनेक्टिविटी होने वाली है, रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्टिविटी होने वाली है, करंट कौन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसका सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है, इसका सेटअप बना लेते हैं। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक हमने सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए था। अब हमें यहाँ पर पता है हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें टर्मिनल्स बनाने होता है। यहाँ पर अब हमें क्या बनाना है, तो हमारा आंसर है कि यहाँ पर अब हमें जो है टर्मिनल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर टर्मिनल्स ड्रॉ करने का, तो हमें बोला है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो कॉमन वाली ब्रांच होगी, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन वाली ब्रांच है उसको ऐसा रखिए कि आप लेफ्ट साइड में इनपुट सर्किट बनाएंगे एंड राइट साइड में आउटपुट सर्किट बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में इनपुट, राइट साइड में आउटपुट। तो जो कॉमन वाली ब्रांच है वो दोनों के बीच में आ जाए, इनपुट और आउटपुट सर्किट के बीच में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस साइड में हम कॉमन वाली ब्रांच को रखना चाहेंगे। यहाँ पर जो है हम कौन सी ब्रांच को रखना चाहेंगे, तो हमारा आंसर है यहाँ पर हम कॉमन ब्रांच को रखना चाहेंगे, यानी कि यहाँ पर कौन सा टर्मिनल आने वाला है, इमीटर वाला टर्मिनल आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर इमीटर आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें इमीटर लेना है। तो इमीटर और कलेक्टर को हमने बताया था कि दोनों टर्मिनल को ले जाकर किसी पर गिराया जाता है। किसी पर गिराया जाने का मतलब ये हो गया कि अगर ये बेस है, ठीक है, इसको हम बेस बोल दें, तो इमीटर इधर आ रहा होगा, कलेक्टर इधर आ रहा होगा। ठीक है, यानी इन पे आकर दोनों गिरेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ पे इमीटर को हमें बेस पर ले जाकर गिराना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा टर्मिनल हमें बनाना है बेस और तीसरा बनाना है कलेक्टर। तो हम क्या करते हैं, बेस को यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है बेस को डिजाइन कर लिया बेटा, ये बेस वाला टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, अभी हम टर्मिनल भी दिखा देते हैं। आप ये देखिए, ठीक है, हमने टर्मिनल के साथ में डिजाइन कर लिया। अब इमीटर को यहाँ पे बेस पे गिराना है, तो बेस पे गिरा दीजिए बेटा, ये आपने बेस से मिला दिया बेटा। ठीक है, तो अब हमारा ये इमीटर बन जाएगा, लेकिन अभी हम पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए हमें एरो बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम कलेक्टर डिजाइन करते हैं। कलेक्टर जब हम डिजाइन करें तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज कलेक्टर। ठीक है, विच इज लार्जर इन साइज। ठीक है, तो आप ये भी आइडेंटिफिकेशन रख सकते हैं कि कलेक्टर जो बेटा, उसको हमने, कलेक्टर को जो बेटा हमने क्या करा, साइज में बड़ा दिखाना था, तो हमने साइज में बड़ा कलेक्टर को दिखा दिया है। ठीक है, कलेक्टर को हमने साइज में बड़ा दिखा दिया। ठीक है, अब कलेक्टर को आपने साइज में बड़ा दिखा दिया। अब आपको क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे एरो बनाना है। अब आपका काम क्या हो जाएगा, एरो बनाना। ठीक है, अब आपका काम जो है यहाँ पर, आपका काम जो है यहाँ पे एरो बनाना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एरो बनाना है। ठीक है, अब एरो बनाने की बात आएगी तो एरो किस पे बनेगा, इमीटर पे बनेगा। और हम यहाँ पर जो है
ट्रांजिस्टर बनाना चाह रहे हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन, क्योंकि एनपीएन इज द बेस्ट ट्रांजिस्टर। तो यहां पर आप देखिए जो ये इमीटर है, तो एरो जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो एन की तरफ जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर जो है इसको, ये हमारा एरो थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखिए जब हम इसको एरो बनाना चाहते हैं, हम एरो को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यहां पर इस एरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एरो आपको विजिबल होगा। ये वाला जो एरो है ये किसको बता रहा है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो आंसर ये इमीटर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इट मींस कि ये हमारे पास में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये हमें इमीटर देखने को मिलेगा। और एरो का शार्प पॉइंट जिस साइड में होता है बेटा, it will behave as n type semiconductor. तो it is n, it is p and it is n, ठीक है। this is emitter, this is base and it will be collector, ठीक है। ये कलेक्टर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर इमीटर हमें पता लग गया, बेस हमें पता लग गया बेटा, हमें कलेक्टर पता लग गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें और क्या क्या चीजें बनानी है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो बेस करंट मिलेगा बेटा, आप एक एक पॉइंट को देखिए कि एक एक पॉइंट को हम डायग्राम को ड्रॉ कैसे करें। जो हमें यहाँ पर बेस मिलने वाला बेटा, जो बेस करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक अमीटर भी फिट करना है, ठीक है। एक अमीटर फिट करना है, बट अमीटर कौन सा होगा यहाँ पर, तो आंसर है यहाँ पर जो अमीटर होने वाला है बेटा वो माइक्रो अमीटर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो अमीटर होने वाला है बेटा वो कौन सा अमीटर होगा यहाँ पर, तो आंसर है हमारा यहाँ पर माइक्रो अमीटर फिट करेंगे हम, ठीक है। हम कौन सा अमीटर फिट करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर जो बेटा माइक्रो अमीटर फिट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है माइक्रो अमीटर फिट करने के लिए एक सर्किट ड्रॉ कर दिया। इसमें आप मेंशन कर दीजिए बेटा कि यहाँ पर आप क्या मेंशन कर सकते हैं कि ये अमीटर जो यहाँ पर रहेगा ये कौन सा अमीटर रहेगा, तो माइक्रो अमीटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अमीटर रहने वाला था, माइक्रो अमीटर, ठीक है। अब क्या करें, माइक्रो अमीटर लेने के बाद, माइक्रो अमीटर लेने के बाद बेटा आपको क्या करना है, इससे कनेक्ट करना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस। इससे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, कौन सा, जो बन जाएगा बेस रेजिस्टेंस बेटा। वो कौन सा रेजिस्टेंस बनने वाला है, यहाँ पर बेस रेजिस्टेंस बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप पहले हटा दीजिए और यहाँ पर एक बार अगेन स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लीजिए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किससे मिलाना है, इसको बेस रेजिस्टेंस से मिलाना है बेटा। अगर बेस रेजिस्टेंस से मिलाने की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा, बेस रेजिस्टेंस से मिलाने के लिए हमने कुछ इधर की साइड में ड्रॉ किया बेटा। अब हम यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, बेस रेजिस्टेंस बना लेते हैं। बेस रेजिस्टेंस अगर बनाए तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, यहाँ पर हमने बेस रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो इट इज बेस रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस हो गया बेटा, ये हमारा जो है बेस रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमें बेस रेजिस्टेंस मिल गया, ये बेस रेजिस्टेंस हमें मिला। अब इसको क्या करिए, आगे कंटिन्यू करिए और इसको किससे मिलाना है, बैटरी से। ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पर एक बैटरी लगानी पड़ेगी जो कि इनपुट सप्लाई करने का काम करेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वो बैटरी किसका काम करेगी बेटा, इनपुट का काम करेगी। इनपुट बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। तो जब इनपुट बैटरी की बात करें बेटा, तो एक और चीज आप ये ध्यान दीजिएगा, ये सर्किट कौन सा बनने वाला बेटा, इनपुट सर्किट बनने वाला है। और जंक्शन कौन सा बनने वाला है, अगर ये इमीटर है और ये बेस है तो ये बनेगा इमीटर बेस जंक्शन। तो आपको जो है कौन से बाइसिंग में रखना होता है इमीटर बेस जंक्शन को, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो यहां पर फॉरवर्ड करने के लिए if it is P, then positive terminal of the battery will connected with the P type semiconductor. So यहाँ पर जब आप बैटरी ड्रॉ करेंगे बेटा, तो बैटरी का बड़ा वाला जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने इसको एक बैटरी ड्रॉ कर ली एंड इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव बेटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद में इसको जो है आप मिला देंगे किसके साथ में बेटा, इसको आप मिला देंगे किसके साथ में, तो आंसर है इमीटर वाला जो कॉमन इमीटर बनाया था उसके साथ में आप इसको मिला देंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कॉमन इमीटर वाली जो ब्रांच है बेटा उसको हम अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग।
ये हमने बेटा अर्थिंग कर दी, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम कहला रहा है, इधर वाला डायग्राम, लेफ्ट साइड वाला डायग्राम, इट इज कॉल्ड द इनपुट सर्किट एंड कॉमन इमीटर एंड इमीटर बेस जंक्शन, दोनों आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इधर की साइड पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आप इसके बारे में लिख भी लीजिए जो जो पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट हमें लिखना है बेटा? इसमें पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पर लिखना है कि ये कौन सा जंक्शन है, तो ध्यान रखिएगा इमीटर ईबी जंक्शन, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सी बाइसिंग में रहता है बेटा? फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। और सर्किट कौन सा कहलाएगा? ये इनपुट सर्किट कहलाएगा, ठीक है। अब ये भी मार्किंग करके रख लीजिए। अब क्या करें, अब हमें आउटपुट वाला सर्किट डिजाइन करना है, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर वाला सर्किट हमें डिजाइन करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें सिमिलरली जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आरबी यूज किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर अब क्या यूज करना है बेटा? हमें आरसी डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा? कलेक्टर रेजिस्टेंस वो कहलाएगा, या लोड रेजिस्टेंस भी आप उसको कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिएगा, लोड रेजिस्टेंस को डिजाइन करने से पहले एक और चीज डिजाइन कर लीजिए कि यहाँ पर जो कलेक्टर करंट मिलेगी आउटपुट सर्किट में, कौन सी करंट मिलने वाली है? कलेक्टर करंट। वो कलेक्टर करंट जो है बेटा वो किसके अंदर होती है? तो आंसर है मिली एम्पियर के अंदर होती है। तो हम यहाँ पर जो बेटा एक क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो है बेटा हम एक मिली एम्पियर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा? यहाँ पे हमें मिली एम्पियर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मिली एम्पियर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस वाले सर्किल में हम क्या मेंशन कर देते हैं? मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया? ये अमीटर है विच मेजर आईसी कलेक्टर करंट इन मिली एम्पियर, ठीक है। अब क्या करें बेटा? अब ये ड्रॉ करने के बाद, अब ये ड्रॉ कर लिया आपने, एक एक एलिमेंट ड्रॉ करते जाइए। अब उसके बाद में आपको आरसी बनाना है बेटा, या लोड रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा? जब आपको लोड रेजिस्टेंस अगर बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, लोड रेजिस्टेंस अगर बनाना है बेटा तो यहां पर आप इसको लेकर जाइए आगे, और फिर यहां पर आप क्या ड्रॉ कर लीजिएगा? लोड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या किया बेटा? यहां पर आपने आरसी बोल सकते हो इसको, या इसको आरएल भी आप बोल सकते हो बेटा, लोड रेजिस्टेंस। ये आपने डिजाइन कर लिया। ये डिजाइन करने के बाद आपको क्या कनेक्ट करनी है बेटा? तो आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है, ठीक है। आपको इसके बाद में क्या कनेक्ट करना है बेटा? इससे एक बैटरी कनेक्ट करनी है, ठीक है। इससे बैटरी कनेक्ट करनी है। अगर इससे बैटरी कनेक्ट करने की बात करेंगे तो बैटरी, अब ये बताइए आपको ये चीज पहचाननी है कि यहाँ पर जो कनेक्शन होने वाला है बेटा, ठीक है, वो कौन सी बाइसिंग में होगा? तो मेरा आंसर है वो रिवर्स बाइसिंग में होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो आउटपुट सर्किट होगा, कॉमन कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, वो रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर रिवर्स बाइसिंग की बात बेटा हम कर रहे हैं, हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं, ये एन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का कनेक्शन करना पड़ेगा, किसके साथ कनेक्शन करना पड़ेगा बेटा? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का कनेक्शन जो है हमें करना पड़ेगा पी के साथ बेटा। तो यहां पर आपको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया आपने, देखो एन पी के साथ में बेटा। फिर आप डिजाइन कर दीजिए एन नेगेटिव वाला बेटा। उसके बाद में फिर आप एक एन पॉजिटिव ड्रॉ कर दीजिए बेटा, जिससे ये बैटरी दिखाई देगी बेटा आपको, ठीक है। ये आपको क्या दिख रही है बेटा? आपको बैटरी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? बैटरी डिजाइन कर दी। बैटरी डिजाइन करने के बाद क्या करिए? आपने बैटरी डिजाइन कर ली बेटा। बैटरी डिजाइन करने के बाद क्या करिए? इसको भी कलेक्टर कर, इसको भी पूरा सर्किट कंप्लीट करवा दीजिए इमीटर के साथ कनेक्ट कर। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको कौन कौन सा सर्किट मिल गया है। तो यहाँ पर मेरा आंसर है, आपको यहाँ पर मिल गया है बेटा, ये वाला सर्किट कहलाएगा, देखो कौन सा जंक्शन कहलाएगा? इधर वाला सीबी जंक्शन। जंक्शन तो कौन सा कहला रहा है बेटा? ये सीबी जंक्शन। उसके बाद बाइसिंग कौन सी है इसकी? रिवर्स बाइसिंग बेटा। और सर्किट कौन सा कहलाएगा? ये तो ये सर्किट कहलाएगा आउटपुट सर्किट। तो एक ही एलिमेंट आपने बना के ड्रॉ किया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो बेस इमीटर है इसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो मैंने आपको कहा था कि जंक्शन को क्रॉस कराने में,
जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो खर्चा होगा, जो यहाँ पर आईबी है, आईबी को मेंटेन करने के लिए खर्चा होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एक अमीटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मेंटेन करने के लिए क्या कनेक्ट करने वाले बेटा, हम यहाँ पे एक अमीटर कनेक्ट करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम एक अमीटर कनेक्ट करने की बात करें बेटा, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट करने की, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर जो है एक अमीटर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या सॉरी वोल्ट मीटर, हम क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर लेगा बेटा, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हमने इधर कनेक्ट कर दिया और एक हमने इधर भी कनेक्ट कर दिया बेटा, यहाँ पर भी, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको ब्रांचेस से कनेक्ट कर दीजिए। इसको ब्रांचेस से जब कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रांचेस से हमने इसको कनेक्ट कर दिया बेटा, इधर की साइड में, ये इधर कनेक्ट कर दिया बेटा, और ये इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये मेजर करेगा किस किस को बेटा, तो ये रीड करेगा किसको, VBE को बेटा, ये किसको रीड करने वाला है, VBE को, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये वाला जो बेटा किसको रीड करेगा, तो देखिए ये रीड करेगा बेटा किसको, VCE को बेटा, ठीक है, VCE को रीड करेगा, क्लियर। तो VBE को रीड किया और ये वाले वोल्ट मीटर ने VCE को रीड कर लिया। तो हमारा ये जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है बेटा पूरा कंप्लीट हो जाता है फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम बना लेते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहां पर बेटा जो करंट जाएगी, बेस के अंदर जो करंट जाएगी, पॉजिटिव से करंट निकलेगी। तो अगर आप एरो बनाएंगे बेटा कि एरो की डायरेक्शन किधर हो रही है, तो देखो बेस इससे निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से। जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी बेटा तो करंट का जो एरो होगा वो कुछ इधर की साइड जाएगा, यहाँ पर एरो बेटा कुछ एस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन हमें करंट की मिलेगी। एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड IB, एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड IB। इस वाले करंट को हम क्या कह रहे हैं बेटा, IB कह रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो I हमें मिल गया। अब IC की बात करते हैं बेटा, IC पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो साइड में बड़ा है बेटा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो IC के जब आप डायरेक्शन बनाएंगे तो ये आप IC रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इधर से IB आएगा, इधर से IC आएगा, और दोनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा, IE मिल जाएगा। तो हमारा ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया। ये IB इधर निकल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव के अंदर एंटर कर जाएगा। इधर सब I आएगा तो IE जो है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर से हमें क्या करना है, IE जो है हमारे पास में आया, ठीक है, यहाँ से I आया था, ये IB बन जाएगा। इधर की साइड में जाने वाला जो करंट होगा बेटा वो कौन सा करंट बन जाएगा, IB, ठीक है। और यहाँ I वापस दो पार्ट में ब्रेक हो गया, जंक्शन लो लगा सकते हैं हम इस पॉइंट पे कि I दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, IB और IC में। तो IB लेफ्ट साइड में चला गया, IC राइट साइड में चला गया, और हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया किसका, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है। अब आप चाहें तो सिमिलर सर्किट जो है PNP के लिए भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें बेटा तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए NPN PNP कर सकते हैं बेटा। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैंने इसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको NPN दिखाया है, ठीक है। अब मैं दूसरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं बेटा। हम PNP पे नहीं जा रहे हैं, PNP पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास बेस्ट नहीं होता है। हम NPN पे काम करते हैं, हमारे सिलेबस में भी NPN ज्यादा इंक्लूड है, इसलिए हम NPN की ही वर्किंग को यहाँ पर NPN के कॉन्फ़िगरेशन को समझ रहे हैं। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। चलो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पे हम काम करते हैं। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में जो रहेगा बेटा वो रहेगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में रहेगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बेटा, अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। एक काम करिए, इसको अभी रहने दीजिए बेटा,
आप पहले इसका पीएनपी भी समझ लीजिए, ठीक है, आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा, जिससे अभी मैंने आपको एनपीए समझा दिया है, पीएनपी समझ लीजिए, फिर हम कॉमन बेस में एक एक ही कर लेंगे। चलो ठीक है, एक बार कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने एनपीएन पढ़ लिया है, अब हम कौन सा पढ़ते हैं, पीएनपी भी स्टडी कर लेते हैं। पीएनपी की जब हम स्टडी करेंगे तो देखिएगा पीएनपी की स्टडी कैसे करने वाले हैं बेटा हम। पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हमें एक ट्रांजिस्टर बनाना है, ये हमने एक बड़ा सा ट्रांजिस्टर बना दिया, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस पे टर्मिनल्स बनाने बेटा। अब हमें क्या करना है, इस पे टर्मिनल्स बनाने हैं, हमें टर्मिनल्स बनाने हैं कॉमन। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, पीएनपी, कौन सा पढ़ रहे हैं, पीएनपी, लेकिन पढ़ना कौन सा है, कॉमन इमीटर ही पढ़ना है। तो यहां पर अगेन आप क्या करिए, ये इमीटर वाली ब्रांच, ठीक है, इसको भी अर्थिंग कर दीजिए बेटा आप, ये आपने इसकी अर्थिंग कर दी बेटा, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनल्स बनाने हैं, यहां पर आप बेस को डिजाइन कर दीजिए, जैसे बताया था बेटा, ठीक है। फिर यहां पर इसको इधर की साइड कनेक्ट कर दीजिए इससे, ताकि आप करंट की डायरेक्शन दिखा सकें, इसलिए पूरा टर्मिनल कंप्लीट कर दीजिए। ये कलेक्टर वाला हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको इमीटर के साथ मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आगे इधर की साइड में निकाल दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अमीटर भी बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि ये पीएनपी कैसे होगा। तो यहाँ पर समझिएगा बेटा, पीएनपी हम कैसे करने वाले हैं। तो पीएनपी के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर पीएनपी के लिए बेटा हम जो इनकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसको इमीटर रखना है, हमें अगर इसको इमीटर रखना है बेटा तो हमें एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस बार आप चाहते हैं पीएनपी, आप चाहते हैं पी एन एंड पी बेटा, ठीक है। तो एरो जो है टूवर्ड्स एन होता है इमीटर वाली ब्रांच पे, तो इस बार एरो ऊपर की साइड हो जाएगा बेटा। एनपीएन में एरो नीचे की साइड आया था और पीएनपी में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया है, तो पीएनपी हमें यहाँ पर मिल गया बेटा, ठीक है, पीएनपी। उसके बाद में बात करें किस किस की, इमीटर की, तो बेटा ये वाला हो जाएगा आपका इमीटर, ठीक है, ये वाला इमीटर, ये हो जाएगा बेस एंड ये वाला हो जाएगा बेटा कलेक्टर, ठीक है। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। दिस इज एरो वाला इमीटर जो साइज में बड़ा है, दिस इज कलेक्टर, एंड जिसपे दोनों जाके गिरे वो हो गया बेस, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। तो अब हम किसको डिजाइन करने वाले हैं बेटा, तो आप समझिएगा, अब हम डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पे अमीटर को। अब हम किसको डिजाइन करने वाले हैं, अमीटर को, जो कि बेस करंट मेजर करेगा बेटा। तो बेस करंट मेजर करने की बात यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे अमीटर के लिए एक सर्किट ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली एक सर्किट यहां पर भी आप ड्रॉ कर दीजिए बेटा, ठीक है। ये एक सर्किल आपने यहाँ पर भी ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, सर्किल ड्रॉ करने के बाद, सर्किल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा बेटा, सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी चाहिए। किस चीज की मार्किंग कर देनी चाहिए बेटा, कि ये मिली अमीटर है और कौन माइक्रो एम्पियर है। तो इनपुट साइड वाला जो होता है वो कौन सा अमीटर होता है, तो माइक्रो अमीटर होता है बेटा। तो ये वाला जो है हमारे पास में माइक्रो अमीटर होगा, जो बेस करंट को मेजर करेगा। और ये जो है बेटा हमारे पास में होगा मिली अमीटर, ठीक है, ये मिली अमीटर हो जाएगा बेटा। अब क्या करिए, इसके बाद में हमें कनेक्ट करना होता है, किसको कनेक्ट करना होता है बेटा, बेस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होता है। तो जहां बेस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने की बात आ रही है, तो हम सर्किट को आगे बढ़ा देते हैं बेटा, यहां तक हम ले चलते हैं सर्किट को, ठीक है। हमने यहां तक ले लिया। अब इसके बाद जो है इधर की साइड भी आप बढ़ा दीजिए, इधर की साइड आपने बढ़ा दिया। अब इधर की साइड में आपको बेस रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो इधर की साइड इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, इधर की साइड भी आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि आप आरसी कनेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमें क्या कनेक्ट करना है, बेस रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। अगर हम बेस रेजिस्टेंस की बात करेंगे बेटा, तो बेस रेजिस्टेंस को आप बड़ी इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ये वाला हमारे पास में हो गया बेस रेजिस्टेंस, और इधर की साइड में हम ड्रॉ करेंगे बेटा कौन सा रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है, आरसी। तो दिस इज आरबी,
इसकी मार्किंग आप बाहर लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको आप बाहर नोट डाउन कर दीजिए। दिस इज आरबी एंड दिस इज आरसी का, ये आरसी हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब क्या करिए, आरबी हो गया, आरसी हो गया, उसके बाद में आपको किससे कनेक्ट करना है, इसको बैटरी से कनेक्ट करना है बेटा। तो आप मुझे रिप्लाई करिए कि ये वाला सर्किट जो होता है लेफ्ट साइड वाला, वो सर्किट कौन सा होता है, इनपुट। इनपुट सर्किट के अलावा जंक्शन कौन सा बना, कॉमन इमीटर बेस जंक्शन। कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग का। तो हम यहां पर जो है इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कर देते हैं। अब ये तो कौन सी बाइसिंग हो गई, आप चेक करिए, रिवर्स बाइसिंग हो गई है, क्योंकि एन किसके साथ कनेक्ट हो गया, पी के साथ में, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करते हैं हम, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो एन को एन के साथ कनेक्ट करना है, तो यहां पर देखिए ये हमने इसके साथ नेगेटिव और ये इसके साथ में पॉजिटिव था। तो अब यहाँ पे आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इधर की साइड में अभी हमें कौन सा बैटरी लगाना पड़ेगा, तो यहां पर अगर हम देखें बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी आप इसको एक बार थोड़ा सा इधर बैटरी लगाने के लिए इधर भी एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या करें बेटा, अब हम बैटरी लगाते हैं। इधर की साइड में कौन सी बैटरी लगेगी, तो ध्यान दीजिएगा, इधर की साइड में जो बैटरी लगने वाली है बेटा, वो बैटरी कौन सी होगी, वो बैटरी कौन सी होगी, तो आंसर है VBB बैटरी हो जाएगी बेटा। यहाँ पर जो बैटरी लगेगी वो बैटरी कौन सी लगने वाली है, ये वाली जो बैटरी आपने लगाई है बेटा, ये वाली बैटरी कौन सी हो गई है, तो इसका नाम आप कर सकते हैं VBB, ठीक है। ये वाली बैटरी कौन सी हो गई बेटा हमारे पास में, VBB, बेस से कनेक्ट है इसलिए नाम VBB कर दिया, ठीक है। इधर की साइड जो बैटरी लगेगी बेटा, ये P है, रिवर्स बाइसिंग करना है, तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट करने के बाद इसको इधर ले आइए, इसका टर्मिनल निकाल के, और इसको पूरे को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए बेटा, आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपने क्या क्या लगा दिया, माइक्रोमीटर, मिली एम्पियर, आरसी। इधर वाली बैटरी का नाम क्या देंगे आप, इस वाली बैटरी का जो आउटपुट बैटरी है बेटा, इसका नाम देंगे आप VCC, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास VBB हो गया, अर्थिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमें और क्या ड्रॉ करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर एक और चीज लगाएंगे, जो इमीटर और बेस के जो जंक्शन है उसको क्रॉस करने में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको जो मेजर कर सके, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, उसके लिए हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। वो वोल्ट मीटर मेजर करेगा, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दीजिए बेटा। तो यहाँ पर जो है हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। इधर की साइड भी RHS साइड में जो राइट हैंड साइड है, उधर की साइड भी एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दीजिए। यहां पर अगर आप देखें, इसको मिला दीजिए इसके साथ में, अब यहां पर देखिएगा, ये वाला जो है ये किसको मेजर करने वाला है, तो आंसर है ये मेजर करेगा VBE को। इसमें कलर चेंज कर लीजिए, आपको थोड़ा सा दिखने में विजिबल रहेगा, VBE। और ये वाला जो हो जाएगा बेटा VCE, ठीक है। ये कॉमन जो आपने लिखा है, ये किसको मेजर करने वाला है, VCE को बेटा, ठीक है, कनेक्टर इमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलने वाला है VCE। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अब डायरेक्शन बनानी है आपको, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कौन सा जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन। उसके बाद में बाइसिंग कौन सी हो जाएगी इसकी, फॉरवर्ड बाइसिंग। सर्किट कौन सा कहलाएगा, इनपुट सर्किट का। इधर की साइड में कौन सा जंक्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा CB जंक्शन,
जंक्शन हमारे पास में दो ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है इमीटर बेस, एक होता है कलेक्टर बेस। ऐसा मत कर दिया कलेक्टर इमीटर जंक्शन, कभी होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये बाइसिंग कौन सी हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग का। और इसके बाद में ये सर्किट कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला सर्किट हो जाएगा आउटपुट सर्किट, ठीक है। चलो अब इसके बाद में डायरेक्शन बना लेते हैं। किसकी डायरेक्शन बनाए हम, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन लेते हैं करंट की। तो इससे करंट निकलेगा तो VBB नीचे की साइड दिखाई देगा बेटा आपको एरो, ठीक है, पॉजिटिव से। तो इधर की साइड आपको VBB दिखना चाहिए, इधर से नीचे से आता हुआ VCC दिखना चाहिए, ठीक है। अगर हम एरो टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां से ऊपर ये वाला करंट I है, तो I यहां से निकलता हुआ बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा बेटा, ठीक है। ये IE यहाँ पर आपको, अब देखो ये जो I आया है दो पार्ट में चला गया, एक IB में और एक IC में। तो ये IC इधर से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, IB प्लस IC। तो यहां से जो करंट है ये कौन सा करंट गया, IE गया बेटा। ये वाला कौन सा गया, IE। I दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया इस जगह, एक IB में और एक IC में बेटा, ठीक है। IC आउटपुट वाले सर्किट में चला गया और IB जो है वो इनपुट वाले सर्किट के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा बेटा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद इसके अंदर कुछ इनपुट रेजिस्टेंस की बात करनी है, आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करनी है बेटा, तो हम वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बेटा अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, इसमें ध्यान दीजिएगा हम कौन कौन से फैक्टर निकालना चाह रहे हैं बेटा। हम निकालना चाह रहे हैं सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ पर क्या चीज निकालना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं बेटा इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे, RI लिखेंगे बेटा। RI बराबर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई पोटेंशियल, वोल्टेज डिवाइड बाई पोटेंशियल बेटा, ठीक है। जैसे V इक्वल टू IR होता है तो R इक्वल टू V बाई I हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस लिखने से पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम पहले अभी इसको बाद में लिखते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस बाद में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ लिखेंगे। हाँ अब यहाँ पर देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता लग गया। अब हमें बनाना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हम साथ साथ में जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो हम इसी के साथ में पढ़ लेते हैं क्या, कॉमन इमीटर के इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो मैं ड्राइंग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ड्राइंग को हटाता हूं और हम पढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर स्टूडेंट्स, हम जो है यहाँ पर कर रहे थे कि हमने एनपीएन जंक्शन पीएनपी जंक्शन के लिए जो है सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए जो है हमने कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया है। अब नाउ हम पढ़ते हैं इसके इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस बात को इमेज कर देते हैं, ये हमारा वैसे ही क्लिक है, इस वाले सर्किट को पूरा इरेज कर देते हैं और फिर हम पढ़ते हैं इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। चलो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, दोनों स्टडी कर लिए। अब हम इसके लिए इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की जब स्टडी करेंगे
तो हम एनपीएन के लिए कर लेते हैं, बात बराबर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो हम स्टडी कर रहे हैं और कौन से ट्रांजिस्टर के लिए कर रहे हैं, तो आंसर है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा, पहले ये समझ लीजिए कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होने वाला है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ग्राफ होगा, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना था, तो ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में हमें प्लॉट करना है, तो ध्यान दीजिएगा हमें ग्राफ प्लॉट करना था किस किस के बीच में, बिटवीन इनपुट वोल्टेज, ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज का। यहां पर जो इनपुट वोल्टेज कहलाएगा वो कहलाएगा VBE। ठीक है, यहां पर जो हम इनपुट वोल्टेज लेने वाले जिसके बाद ग्राफ प्लॉट होगा वो कहलाएगा इनपुट वोल्टेज VBE एंड इनपुट वोल्टेज VB एंड इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट बेटा। और यहां पर जो इनपुट करंट होगा बेटा वो कहलाएगा VB। इनपुट करंट जो होगा बेटा वो कहलाएगा इनपुट करंट IB। इनपुट करंट जो कहलाएगा बेटा यहाँ पे वो कहलाएगा IB। ठीक है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो किस किस के बीच में ड्रॉ करने वाले हैं, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट में इनपुट करंट क्या हो गया, IB हो गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए हम पहले दो लाइंस यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, जो y एक्सिस है बेटा, y एक्सिस पे हम किसको रखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा y एक्सिस पे हम रखने वाले हैं बेटा किसको, y एक्सिस पे हम रखने वाले हैं बेटा, y एक्सिस पे हम रख रहे हैं किसको, IB को बेटा। ठीक है, और यहां पर हम ले रहे हैं VBE को। ठीक है, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, दिस इज इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज इनपुट करंट। अब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पर एक कंडीशन को फॉलो किया जाता था। आप कुछ सोचकर देखिए, जब इनपुट वोल्टेज की बात चल रही है, जब बात चल रही है किसकी, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच की बात चल रही है, तो यहां पर जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, इनपुट, तो आपको किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आउटपुट वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहां पर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है कौन सा, VCE, उसको हम बेटा कांस्टेंट रखते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज बेटा हम उसको क्या रख लेते हैं, यहां पर कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस आउटपुट वोल्टेज को VCE कांस्टेंट है, इसको आप यहां की बजाय यहां पर एक कंडीशन बनाते हुए लिख दीजिएगा कि जो ग्राफ है ग्राफ कब ड्रॉ होगा, जब उसके लिए कंडीशन क्या है कि आउटपुट वोल्टेज जो है बेटा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो VCE शुड बी कांस्टेंट, जो VCE बेटा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और VCE कांस्टेंट रखेंगे तो इनपुट वोल्टेज के साथ क्या होगा, देखो अगर सिलिकॉन का सेमी कंडक्टर होता है तो उसकी 0.7 वोल्टेज जो है पोटेंशियल बैरियर बताया जाता है कि 0.7 वोल्टेज तक कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं होगा। उसके बाद में जैसे 0.7 वोल्ट मिल जाता है उसके बाद में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जर्मेनियम के लिए भी होता है 0.3 वोल्ट कि 0.3 वोल्ट जब तक पोटेंशियल नहीं मिलेगा तब तक करंट की वैल्यू 0 होगी, और जैसे 0.3 वोल्टेज मिल जाएगा करंट सडनली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम यहां पर ये देखते हैं कि जब हमने बिल्कुल पोटेंशियल बहुत कम दिया है बेटा, ठीक है, तो करंट हमें नहीं मिलता है, करंट हमें लगभग 0 ही मिलता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक स्टडी ले लेते हैं, 0.6 ले सकती हो आप। ठीक है, मैं 0.6 के लिए काम कर रहा हूं, आप चाहे तो 0.2 पे भी काम कर सकते हैं, 0.3 पे भी काम कर सकते हैं, वो डिपेंड है कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। ठीक है, तो 0.6 वोल्ट पे जब हमने लिया, हमने इनपुट वोल्टेज देखा कि 0.6 वोल्टेज के पहले देखो यहां से इस साइड में बेटा हमें IB की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, और जैसे 0.6 वोल्टेज मिल जाता है उसके बाद में करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाती है बेटा। करंट की वैल्यू जो है बेटा वो सडनली इंक्रीज कर गई। ठीक है, करंट की वैल्यू जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, सडनली इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर भी हमें क्या है कुछ कांस्टेंट लेकर चलना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं कि इस कंडीशन में हमने जो वोल्टेज लिया है आउटपुट वोल्टेज VCE उसको 8 वोल्ट ले लिया। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया है कि हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलना है, 8 वोल्ट। और उसके लिए जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया
किस किस के साथ में, VBE के साथ में और IB के साथ में था। तो 0.6 वोल्ट तक तो हमें IB 0 मिला, लेकिन उसके बाद में ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया बेटा, ठीक है। उसके बाद में आप और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 वोल्ट के लिए काम किया कि आपको आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट चाहिए था, तो जब आपको आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया, मान लेते हैं 0.7 वोल्ट पे आपने काम किया, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा किसके लिए, 10 वोल्ट के लिए। यहां पर VCE की वैल्यू उसके लिए कितनी होगा, 10 वोल्ट है। यानी हम ग्राफ जो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि कुछ टाइम तक, कुछ वोल्टेज तक, जब तक पोटेंशियल बैरियर रहता है, जो डिप्लेशन लेयर है ब्रेक नहीं होती, तब तक हमें करंट की वैल्यू 0 मिलती है IB की, और जैसे ही डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है हमें करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे बेटा। जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो किस किस के बीच में ड्रॉ करेंगे, तो आउटपुट करंट कौन सा है, IC, आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, VCE, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, VCE हो जाएगा बेटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब करंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इनपुट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा बेटा, इसलिए हम इनपुट में किसको कांस्टेंट कर देंगे, IB को कांस्टेंट करके काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए एक और चीज लिख लेते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस कैसे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि हमारा पूरा कंप्लीट काम जो बेटा हो जाए इनपुट वाला, ठीक है। तो यहां पर आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में आप इनपुट रेजिस्टेंस लिख लीजिएगा। इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस बेटा, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। देखो जैसे ओम्स लॉ में होता है कि ओम्स लॉ में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं R इक्वल टू V अपॉन I, लेकिन यहां पर V अपॉन I तो लिखेंगे, लेकिन यहां पर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है या पीएन जंक्शन जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस लिखा जाएगा बेटा RI इज इक्वल टू लिखा जाएगा डेल्टा V इनपुट, और V इनपुट का मतलब क्या हो गया, VBE, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा IB, ठीक है। इनपुट करंट आप चाहे तो I स्मॉल IB लिख सकते हैं, यानी इनपुट करंट, ठीक है। तो RI जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा VBE डिवाइड बाई डेल्टा IB बेटा, ये हमारा जो रहेगा इनपुट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा, जो कि डेल्टा VBE डिवाइड बाई डेल्टा IB। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, VCE क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं, अब हम ड्रॉ करते हैं कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इनपुट को हटा देते हैं, इनपुट को इरेज कर देते हैं, और दे हम ड्रॉ करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर बेटा जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो यहां पर देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलने वाला था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब पहला ये होने वाला है कि ये ग्राफ ड्रॉ होगा बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। तो ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज, ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड, ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट बेटा, ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। हमें ग्राफ मिला है किस किस के बीच का मिला है बेटा, तो हमें मिला आउटपुट वोल्टेज के बीच का और आउटपुट करंट के बीच का हमें ग्राफ मिल गया है बेटा। ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज में किसको रखा जाएगा बेटा, VC को रखा जाएगा, और आउटपुट करंट में किसको रखा जाएगा बेटा, IC को रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये भी होता है कि जो IC होता है, IC विल डिपेंड्स ऑन IB, जैसे जैसे IB बढ़ेगा, इफ IB इंक्रीजेस देन IC विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इट मींस IC विल डिपेंड्स ऑन IB, जैसे से IB बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ जाएगा बेटा, तो IC बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो यहां पर
यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, यहां पे अभी हम ड्रॉ करेंगे आईसी वर्सेस वीसी बेटा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आईसी वर्सेस वीसी के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ हमें क्या मिलने वाला है वो देखिएगा बेटा। तो यहां पर हमने क्या बोला कि हमें किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा बेटा। तो यहां पर हम कांस्टेंट रखते हैं किसको, इनपुट में बेस करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा आईबी कांस्टेंट रहती है बेटा। इसके अंदर कंडीशन क्या हो जाती है कि जो आईबी है वो क्या रहेगी बेटा, तो आईबी मस्ट बी कांस्टेंट। आईबी को क्या रखना पड़ेगा हमें, तो हमारा आंसर है हमें आईबी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आईबी को कांस्टेंट रखा, अब ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ हम यहां पर देखते हैं कि जैसे से आईबी मिलेगा वैसे वैसे आईसी मिलेगा, और थोड़े टाइम के बाद में आईबी की एक वैल्यू के लिए आईसी पे कांस्टेंट बन जाएगा बेटा। तो मान लेते हैं कि अभी हम 10 माइक्रो एम्पियर पे, इस पे 10 माइक्रो एम्पियर पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आईबी की वैल्यू कितनी कर दी है हमने, 10 माइक्रो एम्पियर। तो करंट जो हमें मिलेगा, इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा बेटा, कुछ ग्राफ हमें ऐसा मिलने वाला है, ये कांस्टेंट हो गया बेटा इसके बाद में, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला कि आईबी की जो वैल्यू है वो 10 माइक्रो एम्पियर है, और ध्यान रखिएगा आईसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईबी। अगर आप आईबी का ग्राफ जो है आप इसकी वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर कर देते हैं, ये ग्राफ है, जो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा बेटा, ठीक है। 20 माइक्रो एम्पियर के लिए ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा। यानी कि आईबी की वैल्यू बढ़ाने से आईसी की वैल्यू अगर आप देखें बेटा, तो आईसी की वैल्यू भी आपको क्या हो रही है बेटा, बढ़ती हुई मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप आईबी की वैल्यू और बढ़ाएंगे बेटा, तो आईसी की वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यानी 30 माइक्रो एम्पियर के लिए आपने काम कर लिया, और इधर की साइड में जो आईसी मिलेगा बेटा वो मिली एम्पियर में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो हम क्या लिखें, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट, और ये रेजिस्टेंस जो कहलाते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। अगर हम आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे बेटा, तो आर आउटपुट क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी सी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी बाई आई होता है। तो सिमिलरली डेल्टा वी डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ चेंजिंग है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिवाइड बाई डेल्टा आईसी बेटा। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, आईबी जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा आईबी क्या रहना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। तो हमारा ये हो जाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, इसका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। अब आप एक बार जल्दी से क्या करिए, हाँ इसके अंदर एक दो चीजें और लिखनी है, वो भी आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हम इसको पूरा कंप्लीट रिमूव कर देते हैं स्क्रीन को। अब यहां पर बेटा हम बात करने वाले हैं किसकी, तो हम बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब देखो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकालना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पर बेटा क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या आएगा, करंट गेन क्या आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे अब हम करंट गेन निकाल लेते हैं, वोल्टेज गेन निकाल लेते हैं, ये सब काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होगा इसका एक और नाम होता है यहाँ पर करंट गेन, इसका एक और नाम हो जाएगा बेटा करंट गेन, ठीक है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का एक और नाम हो गया यहाँ पे करंट गेन। करंट गेन जो है उसका सिंबल होता है बीटा, ठीक है। ये बीटा जो है कॉमन इमीटर के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से बीटा डिफाइन किया गया है। अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता था तो ये अल्फा डिफाइन होता, ठीक है। और अगर ये कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता तो ये गामा डिफाइन होता, ठीक है। तो बीटा को जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बीटा को हम क्या लिख सकते हैं तो देखिएगा
बीटा, ये बोल रहा है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मतलब कि जो करंट है वो हमें एम्प्लीफाई होके मिल रहा है। आउटपुट करंट ज्यादा होगा इनपुट करंट से, ये हमें पता भी है, क्योंकि आईसी जो आया था वो मिली में आया था, और आईबी जो था बेटा वो माइक्रो में था, बहुत छोटा था, माइक्रो एम्पियर। तो बीटा बराबर जो है वो आप लिख सकते हैं आउटपुट करंट आईसी एंड इनपुट करंट आईबी। अब ये बीटा भी दो टाइप का होता है, ठीक है, एक बीटा होता है डीसी, ठीक है, एक बीटा कौन सा होता है, डीसी वाला होता है। तो अगर बीटा डीसी लिखेंगे तो आप लिखेंगे आईसी बाई आईबी, और अगर बीटा एसी लिखेंगे बेटा तो आप लिखेंगे डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी। बेटा आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपने एक कौन सा लिखा है, बीटा एसी लिखा है, बीटा डीसी लिखा है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्फा किसके लिए होता है, कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए क्या होता है, गामा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी वोल्टेज गेन की। वोल्टेज गेन की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, यहां पर पहले हम टाइप कर लेते हैं वोल्टेज गेन को। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां पर वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन का, ठीक है। हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं, वोल्टेज गेन की क्या बात होने वाली है यहाँ पर कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज का। वोल्टेज गेन का सिंबल होगा ए बी, ठीक है, ए मतलब एम्प्लीफिकेशन, बी मतलब वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। वोल्टेज गेन क्या लिखोगे बेटा, बी आउटपुट डिवाइड बाय बी इनपुट, लेकिन यहां पर कौन सा आउटपुट, डेल्टा बी आउटपुट डिवाइड बाय डेल्टा बी इनपुट। बेटा यहां पे ये लिखा जाएगा कि वोल्टेज में कितना चेंजिंग हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वोल्टेज में हमें कितना चेंजिंग देखने को मिल गया, तो डेल्टा बी आउटपुट डिवाइड बाय डेल्टा बी इनपुट, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा वोल्टेज गेन। अब अगर आप चाहें तो वोल्टेज गेन को क्या लिख सकते हैं, वो देखिए वोल्टेज गेन को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू जो डेल्टा बी है, वीओ मतलब आउटपुट, आउटपुट में क्या था हमारे पास में, आउटपुट करंट कौन सा था, आईसी, और आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा था, आरसी। तो मतलब बी इज इक्वल टू लिखा जाता है आई आर, लेकिन यहाँ पे आई वेरिएबल है, ठीक है, बदल रहा है, तो डेल्टा लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा आईसी इंटू आरसी बेटा, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा वीआई को भी लिखा जा सकता है, डेल्टा वीआई को क्या लिख सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस एंड इनपुट करंट। तो इनपुट करंट कौन सा था यहाँ पे, डेल्टा आईबी इंटू आरबी बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी को आप अगेन क्या बोल सकते हैं, करंट गेन बोल सकते हैं। तो वोल्टेज गेन कैन बी रिटन एज करंट गेन इनटू, अब देखो आरसी बाई आरबी ये भी सिमिलर ही था, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं आप, जो वोल्टेज गेन क्या रहा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, करंट गेन क्या रहा, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। सिमिलरली यहां पर जो रेजिस्टेंस गेन है वो क्या बन जाएगा बेटा, तो बन जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज आरसी एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज आरबी। तो ये बन जाएगा हमारे पास में करंट गेन के बाद में रेजिस्टेंस गेन बेटा, ये कौन सा गेन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस गेन, ठीक है, ये हमारे पास में हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास में हमें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर समझ में आ गया कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, डेल्टा आईसी डिवाइड बाय डेल्टा आईबी। सिमिलरली वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज बेटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज गेन को क्या लिख सकते हैं, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब हम यहां पर ये करने के बाद, इन सबको करने के बाद हम बात करते हैं किस पर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, और कॉमन कलेक्टर को भी स्टडी कर लेते हैं, और देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं किस पर, हम बात
कर रहे हैं किस पे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसमें बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे बेटा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, सेकंड टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जो था बेटा, वो हमारे पास में था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रांजिस्टर बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं, या आपने एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में हमें क्या ड्रॉ करने का, टर्मिनल्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो यहां पर ये एक लाइन जो कॉन्फ़िगरेशन वाली कॉमन रहेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस बार कॉमन किसको कर रहे हैं बेटा, इस बार हम बेस को कॉमन कर रहे हैं। बेस को अगर कॉमन कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिए, बेस को कॉमन कर रहे हैं तो इस बार इमीटर और कलेक्टर इस पे आके गिरने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बेस को अगर आप बनाएंगे बेटा, ठीक है, अगर बेस की बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर इसको थोड़ा सा टर्निंग कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, हमें बेस बनाना है। अगर बेस बनाना है बेटा, तो बेस पर देखो दोनों आके गिरने वाले, इसलिए और ये कॉमन है बेस, इस बार इसकी अर्थिंग कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे लिए बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इमीटर गिराना है, ये इमीटर हो जाएगा बेटा, एंड ये वाला जो है ऊपर की साइड में, ये वाला हो जाएगा बेटा कलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा वही काम है कि आगे की साइड में इसको एक्सटेंड कर लीजिए, इधर से भी एक्सटेंड। पूरा सर्किट आप देख लीजिए, मैं पहले प्रैक्टिस करा चुका हूं बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्टली बनाते जाता हूं। हम फास्टली बना रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर बेटा, हम पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पहले ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा समझ लीजिए, फिर हम आगे की वर्किंग बनाते हैं। देखो, इस पे दो टर्मिनल्स आके गिर रहे हैं और ये कॉमन भी है। हमने बोला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने इस बार दो टर्मिनल आकर इस पर गिरे, इसका मतलब ये बेस हो गया। और ये कॉमन कर रहे हैं हम, बिल्कुल इधर की साइड सर्किट इनपुट, इधर की साइड आउटपुट, यानी हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। हम इसकी मार्किंग में इसको नाम दे देते हैं, कौन सा नाम, बेस। ठीक है, इसका नाम कौन सा हो गया, बेस। उसके बाद में इधर की साइड जो हमें बनाना होता है इमीटर बेस जंक्शन, तो ये बेस है, तो इधर की साइड वाला हमें इमीटर बनाना पड़ेगा, ताकि हमारा इधर वाला सर्किट इनपुट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे इनपुट सर्किट रख लिया, तो ये हमारे पास में बन जाएगा बेटा इमीटर। ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा हमारे पास में कलेक्टर। अब बात आती है एरो की, हम एनपीएन पढ़ रहे हैं, तो ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। अब आप एरो दिखा दीजिए बेटा एनपीएन के लिए। ठीक है, एनपीएन के लिए एरो जो है बेटा आप इस डायरेक्शन में बना दीजिए। ठीक है, तो इसका जो मूव है वो टूवर्ड्स एन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एनपीएन पता लग गया, इमीटर बेस कलेक्टर पता लग गया। इसके अंदर हमें पता है, इसका नाम हमें रखना पड़ेगा माइक्रो अमीटर। इसका नाम क्या रखना पड़ेगा बेटा, माइक्रो अमीटर रखना पड़ेगा इसका नाम हमें। इसका नाम हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा, मिली अमीटर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिली में करंट को रीड करेगा और ये माइक्रो में करंट को रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या करिए, आगे थोड़ा सा और सर्किट बढ़ाइए बेटा, इसको रेड से ही ले लीजिए ताकि पूरा डायग्राम सेम दिखाई दे। ये हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब आगे एक्सटेंड करने के बाद हमें किससे कनेक्ट करना है, इसको बेस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है बेटा। ठीक है, इनपुट में क्या कनेक्ट करते हैं, बेस रेजिस्टेंस, और आउटपुट में क्या कनेक्ट करने वाले होते हैं, कलेक्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहां पर जो है बेस रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं।
दिस इज बेस रेजिस्टेंस एंड दिस इज कलेक्टर रेजिस्टेंस या आरसी लोड रेजिस्टेंस भी आप इसको यहां पर नाम दे सकते हैं। आरसी या आरएल भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका नाम जो है बेटा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कौन सा, आरबी। ठीक है, उसके बाद में जब हमने आरबी ड्रॉ कर लिया, इसके बाद में हमें क्या ड्रॉ करनी होगा, इसके बाद में हमें बैटरी ड्रॉ करनी है। इधर की साइड बैटरी के लिए आगे बढ़ जाइए बेटा। अब बैटरी जब ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बैटरी में क्या करने वाले हैं, बैटरी के अंदर हमें बाइसिंग देखनी है। ड्रॉ करते वक्त हमें क्या देखनी होती है, हमें बाइसिंग देखनी होती है। हमें बाइसिंग की बात करेंगे, एन है, ये क्या है, एन। तो एन का कनेक्शन किसके साथ में, इमीटर बेस जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे हमें एन के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी बेटा। तो यहाँ पर जब हमें एन के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो ये नेगेटिव टर्मिनल बना देते हैं और ये वाला बेटा पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर की साइड में देखो एन, इसकी रिवर्स बाइसिंग करनी है। तो यहां पर आप एक बड़ा सा पॉजिटिव टर्मिनल बना दीजिएगा, ये बड़ा सा आपने पॉजिटिव टर्मिनल और देन नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। ठीक है, तो ये वाली जो बैटरी है ये कौन सी ऑर्डर में चली जाएगी, रिवर्स बाइसिंग में, और ये वाली बैटरी बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, एन एन के साथ है, देखो ये एन के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग, ये एन पी के साथ, तो ये रिवर्स बाइसिंग का। ठीक है, अब यहां पर क्या करिए, जल्दी से इसको पूरा सर्किट को कंप्लीट कर दीजिए। ये पूरा इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हमें एक और चीज बनाना बाकी रह गई है, वो रह गया हमारे पास में एक वोल्ट मीटर जो मेजर करने का काम करेगा वोल्टेज। ठीक है, जो क्या काम करने वाला है, मेजर करने वाला है, किसको बेटा, वोल्टेज को मेजर करने वाला है। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करने वाला है। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो बना दीजिएगा, बना लीजिए यहाँ पर इधर की साइड में और यहां पर। ये हमने बेटा बना दिया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। तो ये किसको रीड करने वाला है, तो ये रीड करने वाला है बी, ये किसको रीड करेगा, तो ये रीड करेगा बी बी ई को बेटा, ये किसको रीड करेगा, बी सी डी को रीड करेगा। ठीक है, तो ये हमने वोल्टमीटर लगा दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये इनपुट वाला सर्किट है, ये आउटपुट वाला सर्किट है बेटा। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में रखा गया है एंड ये रिवर्स बाइसिंग के अंदर रखा गया है। तो हमने ये पढ़ लिया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बेटा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की। अगर करंट एम्प्लीफिकेशन की फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पर करंट अब यहाँ पर देखिएगा, जब हम बात कर रहे थे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की, तो यहाँ पर जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यहाँ पे अल्फा यूज होता है। इसके अंदर कॉमन इमीटर के अंदर क्या यूज हुआ था, बीटा, यहाँ पर होगा अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होगा यहाँ पर डेल्टा आईसी। ठीक है, डेल्टा आईसी बाई बेस है, तो यहाँ पे डेल्टा आई लेना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके पास में हो जाता है बेटा डेल्टा आईसी बाई आई ए। ठीक है, ये हमारा बनेगा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम जाएं तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पे भी जा सकते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया, सेम वर्किंग रहने वाली, ज्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं है। चलो अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन। अब हम लेते हैं कि रिलेशन किस किस के बीच का, अल्फा एंड बीटा के बीच का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन
अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं का, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में चल रहा है उसमें से हम पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच का बेटा रिलेशन है, तो ध्यान दीजिएगा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा का, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना था। तो देखो समझना कि बीटा क्या था बेटा, बीटा था हमारे पास में IC बाई IE। ठीक है, अल्फा हमारे पास में क्या आया बेटा, IC बाई, बीटा था हमारे पास में IC बाई IB बेटा, और अल्फा कौन सा है, IC बाई IE। बीटा क्या मिल गया हमें, IC बाई IB, कलेक्टर करंट डिवाइड बाई बेस करंट। अल्फा क्या मिल गया है, कलेक्टर करंट डिवाइड बाई इंडिकेटर करंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, अब हम रिलेशन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वी नो, हमें पता है कि IE कैन बी रिटन एज IB प्लस IC। IE कैन बी रिटन एज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब यहां पर देखिएगा, हम इसको ऐसे पैरामीटर से डिवाइड करना चाहते हैं जो कि ये फॉर्मूला आपको दे दे, मैं बनाना सिखा रहा हूं ताकि हम तैयार कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन। तो देखो हमें I है, तो नीचे अगर IC आ जाए, इसके डिनोमिनेटर में अगर IC आ जाए तो इट विल गिव अल्फा। ठीक है, IB है, अगर इसके डिनोमिनेटर में भी IC आ जाए तो इट विल गिव बीटा। इट मींस हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, किससे, इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, IC से। तो डिवाइड बाई IC, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे बेटा किससे, IC से। जब IC से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो IE बाई IC मिल जाएगा यहाँ पर, फिर आगे मिल जाएगा हमें IB बाई IC मिल जाएगा बेटा, प्लस IC बाई IC हमें क्या देगा बेटा, 1 देगा। ठीक है, IC बाई IE को क्या बोल सकते हैं, IC बाई IE को बोल सकते हैं 1 बाई अल्फा। IC बाई IE को क्या बोल पाएंगे बेटा, 1 बाई अल्फा। IB बाई IC को क्या बोलेंगे बेटा, 1 बाई बीटा, 1 बाई बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम फाइनली देखें, अगर हम फाइनली पहुंचे बेटा कि हम कहां पर पहुंच पा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एक रिलेशन बनने वाला है। देखो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बेटा। हमारे पास में रिलेशन मिल गया हमें 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1। यानी अल्फा और बीटा, अल्फा देकर बीटा पूछ ले, बीटा देकर अल्फा पूछ ले, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन निकाल पाएंगे, यहाँ पर एक रिलेशन निकल गया है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है किस किस के बीच का, गामा के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि गामा क्या बनने वाला है। तो यहां पर हम इसको इरेज कर देते हैं, इस स्लाइड को, इसको हम पूरा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे, हम पूरा क्लियर ही कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम रिलेशन निकालने के लिए कह रहे हैं, सेकंड वाली बात हम रिलेशन पे चल रहे हैं। तो देखो जैसे आपने यहाँ पर सुना, अब हम रिलेशन पूछ रहे हैं, सेकंड केस, सेकंड आप बना सकते हैं इसको, सेकंड स्टार देकर। अब हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, रिलेशन किस किस के बीच का, तो गामा के बीच का। आप कहेंगे सर गामा क्या है, तो गामा बेटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है इन कॉमन कलेक्टर सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन कलेक्टर को कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो उसके अंदर। तो यहां पर देखिए रिलेशन बिटवीन हम रिलेशन निकालेंगे बेटा किस किस के बीच का, बीटा एंड गामा के बीच का। बीटा अभी आपको पता है बेटा, बीटा क्या था, बीटा था IC बाई IE। गामा की बात करेंगे बेटा, तो गामा क्या हो जाएगा, तो गामा सुनना IE बाई IB हो जाता है। गामा क्या होता है, IE बाई IB होता है। अब हम यहां पर क्या जानते हैं, वी नो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। हम क्या जानते हैं यहाँ पे, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, हम इस तरह का बनाना चाहते हैं
कि हमारे ये फॉर्मूले बन जाए जो ऊपर वाले दे रखे हैं, ठीक है। तो आई चाहिए, तो हम क्या करें, इसको आईबी से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाई आईबी, यहां पे आप किससे डिवाइड कर दीजिए बेटा, आईबी से डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड बाई आईबी। अगर आईबी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई बाई आईबी बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा आईसी बाई आईबी, ठीक है, आईसी बाई आईबी। हमने क्या निकाला है यहाँ पे, बीटा एंड गामा। जब बीटा था तो कॉमन इमिटर, तो ये बेस रहेगा, ये आईबी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आई ई बाई आईबी इज इक्वल टू 1 प्लस आईसी बाई आईबी। इसको क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, देखो यहां से गामा इज इक्वल टू 1 प्लस आईसी बाई आईबी को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा इतना काम नहीं आएगा, पहला रिलेशन जो है आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद में कुछ नोट की मैं बात कर लेता हूं यहां पर, और फिर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। नोट, जो बीटा है आपने देखा कि बीटा क्या था, आईसी बाई बीटा था आईसी बाई आईबी बेटा, ठीक है। तो आईसी किसमें होता है, मिली में, आईबी किसमें होता है, माइक्रो में। तो आईसी हुआ मिली एम्पियर में बेटा, और आईबी किसमें हुआ, माइक्रो एम्पियर में। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो बीटा होगा बेटा वो ग्रेटर रेंज में किससे मिलेगा, 1 से ज्यादा मिलेगा। हम अल्फा की बात करें बेटा, अल्फा क्या था, आईसी बाई आई ई था बेटा। अल्फा जो था आईसी बाई आई ई था, अल्फा अगर आईसी बाई आई ई था बेटा, तो अल्फा आईसी बाई आई ई है, तो आईसी किसमें था बेटा, मिली में, ठीक है। अब यहां पे सुनना था, आईसी की बात करेंगे तो आप ये देखिए, अभी आपने इक्वेशन लगाई थी आई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी का, मतलब आई तो आईसी से भी ज्यादा होता है, ठीक है। आई अगर किससे ज्यादा होता है, आईसी से ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये वाली चीज ज्यादा है तो वैल्यू जो होगी बेटा वो अल्फा इज लेस देन 1 आएगी, क्योंकि देखो आईसी कम है और आई ज्यादा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर समझे, ठीक है। उसके बाद करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर समझा, वोल्टेज गेन समझा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।